अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, तो कैसी हो रही है आप लोगों की तैयारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। चैप्टर 4 की जो डिस्कशन है वो अपलोड हो जाएगी। वो मैंने डिस्कशन कर दी है। चैप्टर 4 की डिस्कशन मैंने जो है ना कर ली है, तो वो अपलोड हो जाएगी। जी बाकी चैप्टर्स की भी हम प्रैक्टिस बुक जो है ना मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। जी कोई नहीं, आप लोग लगे रहो। तो परसिस्टेंस जो है और मुस्तकिल मिजाजी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जब आप लगे रहते हो तो फिर अल्टीमेट एक ना एक दिन उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो इंशाल्लाह बस आप लोग कोशिश करते रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री को हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। हमने हैज़ेस लॉ तक पढ़ लिया था। तो उम्मीद है आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। तो हैज़ेस लॉ की मैंने कहा था एक एप्लीकेशन है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल एप्लीकेशन है हैज़ेस लॉ की। यानी कि इसमें हम हैज़ेस लॉ ही अप्लाई करते हैं। हैज़ेस लॉ क्या था कि जब आप एक केमिकल चेंज एक से ज़्यादा रूट से लेके आते हो तो हर रूट की जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम होगी। हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बना रहे हो तो उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल होगी उस रूट के जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्ट बना रहे थे। तो आप जिस मर्जी रूट से केमिकल चेंज ले आओ, हर रूट की इंथैल्पी चेंज सेम होगी। तो बॉर्न हेबर साइकिल एप्लीकेशन है हैज़ेस लॉ की। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। जी, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? आयोनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? जब भी हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाएं उसके आयन से, तो ये आयन्स हमारे पास बेसिकली गैशियस फॉर्म में होते हैं। जब भी हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाएं उसके आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के लिए जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है -787 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। तो ये लेटेस्ट एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो हमारे पास नेचुरली सोडियम किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सोडियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और नेचुरली क्लोरीन किस फेज में एग्जिस्ट कर रही है? डायटोमिक स्टेट में है, गैशियस फॉर्म में है। लेकिन जब हम इनको इनकी एलिमेंटल स्टेट्स की बात करें, हमने बात की थी ना, जब हम 1 मोल कंपाउंड बनाते हैं उसके एलिमेंट से, तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। वो क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चूंकि यहाँ पर हमने 1 मोल बनाना है तो यहाँ पर हम हाफ Cl2 लेंगे। तो अगर आयन से बन रहा है आयोनिक कंपाउंड तो वो लेटेस्ट एनर्जी है। अगर वो एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इसमें हमने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो सोडियम क्लोराइड बनाने के हमारे पास 2 रूट हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में
सोडियम सॉलिड है और क्लोरीन स्टैंडर्ड फॉर्म में Cl2 गैस है। अगर मैं इनको इनके एलिमेंट से बनाऊंगा ना डायरेक्ट, अगर मैं इनको इनके एलिमेंट से बनाऊंगा तो वो कहलाएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो है -411 किलो जॉल्स पर मोल। जी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? -411 किलो जॉल पर मोल। ये ये एरो नीचे की तरफ क्यों लगाया? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है। जब भी बॉन्ड बनता है तो NaCl के केस में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हमने एरो नीचे की तरफ लगाया और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन गया। ये है डायरेक्ट मेथड, ये सोडियम क्लोराइड बनाने का डायरेक्ट मेथड है, ये रूट नंबर 1 है। इसमें जो डायरेक्ट हमारे पास एलिमेंट की स्टेट्स थी, सोडियम सॉलिड की फॉर्म में लिया हमने, क्लोरीन डायटोमिक स्टेट में ली हमने, इनको मिलाया तो हमारे पास NaCl बन गया। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब हम उनको एलिमेंट से बनाएं तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अब जो दूसरा रूट है ना वो हम बनाएंगे इनके आयन से। तो पहले सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस को हम आयंस के फॉर्म में लेके आएंगे। तो सोडियम चूंकि सॉलिड है तो सोडियम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं गैशियस एटम में से, सॉलिड स्टेट में से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? गैशियस एटम में से। तो सोडियम सॉलिड को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम इसको गैस में कन्वर्ट करें। तो ये सोडियम गैशियस स्टेट में आ जाएगा और क्लोरीन तो एज इट इज़ रहेगी। तो इसमें चूंकि हमने सोडियम सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट किया? गैस में। इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी है? सोडियम की। सोडियम सॉलिड को हमने कन्वर्ट कर दिया गैस में और ये हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये है जी 108 किलो जॉल्स पर मोल। और एरो ऊपर की तरफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अब इस सोडियम गैस में से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, तो सोडियम आयन बन जाएगा ये Na+ गैशियस स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, क्लोरीन गैस एज इट इज रहेगी। ठीक है जी। उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो इसके लिए सोडियम के लिए ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की, ये है +496 किलो जॉल्स पर मोल। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, अब जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो क्लोरीन गेन करेगा। अब क्लोरीन डायटोमिक स्टेट में गेन नहीं करेगा, क्लोरीन भी मोनोटोमिक स्टेट में गेन करेगा। तो अब हमने क्लोरीन को भी मोनोटोमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें इसको भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम गैस है। और क्लोरीन के चूंकि 2 एटम है, हमने इसको एक एटम में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। और वो एनर्जी कितनी है? +1 किलो जॉल्स पर मोल। अब आ गया क्लोरीन मोनोटॉमिक स्टेट में, तो अब क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब जब भी कोई एटम पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अब जो एरो है वो नीचे की तरफ होगा क्योंकि अब एनर्जी रिलीज होगी। और सोडियम पॉजिटिव आयन एज इट इज गैशियस स्टेट में है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वो बन गया क्लोराइड आयन और ये भी गैशियस स्टेट में है। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। और ये है, ये एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज -349 किलो जॉल्स पर मोल। और चूंकि एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए एरो नीचे की तरफ। तो अब ये हमारे पास बन गए हैं आयंस। तो अब इन आयंस के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो ये एक आयन, और ये लेटेस्ट एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। तो रूट नंबर 1 हमारे पास डायरेक्ट था, रूट नंबर 1 में हमने डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड बना दिया, वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जबकि रूट नंबर 2 में
ये सारी इंथैल्पीज शामिल होंगी। तो अब आप रूट नंबर 1 की जो इंथैल्पी है वो इक्वल कर दो रूट नंबर 2 की इंथैल्पी के। रूट नंबर 1 में हमारे पास इंथैल्पी थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -411 किलो जल्स पर मोल इज इक्वल्स टू। अब रूट नंबर 2 में जो इंथैल्पी है उन सबको हम ऐड करेंगे। तो रूट नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम थी, वो थी 108 प्लस 108 थी। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी थी सोडियम की 496। फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन थी, वो थी 121। और फिर एनर्जी रिलीज हुई थी जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया -349। -349। और उसके बाद है जी हमारे पास ये लेटेस्ट एनर्जी, इसमें हम ऐड करेंगे हमारी लेटेस्ट एनर्जी। तो इन सब को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इन सब का जो एडिशन है वो है -376, सॉरी +376। इसका एडिशन है +376 प्लस लेटेस्ट एनर्जी। जब हमने इन सब को ऐड किया तो इसका आंसर आया +376। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -411 और -376। तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आ गई -787 किलो जॉल्स पर मोल। तो इस तरह हमने NaCl आयोनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो फाइंड आउट की। रूट नंबर 1 की इंथैल्पी हमें पता थी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और रूट नंबर 2 की इंथैल्पीज में तमाम इंथैल्पीज को हमने ऐड कर दिया, तो उसमें हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी हमें पता नहीं थी। तो इनको ऐड करके दूसरी तरफ हमने जाके माइनस कर दिया, तो हमें लेटेस्ट एनर्जी पता चल गई। तो ये था जी हमारा लेटेस्ट एनर्जी बॉर्न हेबर्ट साइकिल। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट जो इसी के साथ है, यूनिट नंबर 5 में ये भी इंक्लूडेड है। यूनिट नंबर 5 में आपका जो टेस्ट है, जो कॉम्बिनेशन है, यूनिट नंबर 5 में हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो थर्मोकेमिस्ट्री तो हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी बच्चों, लेटेस्ट बॉर्न हेबर्ट साइकिल समझ आ गई? तो ये सारा, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ये सारा डाटा आपको गिवन होगा, मतलब उसने आपको बताया होगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है, उसने आपको ये सारा डाटा दिया होगा, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl की उसने आपको दी होगी, दैट इज 411 -411। इसी तरह उसने आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दी होगी सोडियम की, और वो कितनी है +108। उसी तरह उसने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दी होगी सोडियम की, और वो है +496। इसी तरह उसने आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लोरीन दी होगी, वो है 121। इसी तरह उसने आपको एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और वो है आपके पास -349। और अब वो कहेगा कि आप लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करो। तो ये सारा डाटा आपको गिवन होगा, तो आपने इसकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। जी ये वैल्यूज आपको गिवन गिवन होंगी, वैसे ये वैल्यू, ये डाटा आपको वो दे देगा। तो आपने इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इसकी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मेशन वाली जो है ये एक तरफ आएगी, जब भी आयोनिक कंपाउंड की आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना,
जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी होगी वो इक्वेशन के एक तरफ आएगी और दूसरी तरफ बाकी तमाम एंथैल्पीज आ जाएंगी विद लेटेस्ट एनर्जी। दूसरी तरफ 108 496 121 -349 और लेटेस्ट एनर्जी। जब भी आपको आयनिक कंपाउंड्स का ये डाटा गिवन होगा तो उसमें फॉर्मेशन वाली वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ आएगी, बाकी तमाम वैल्यूज इक्वेशन के दूसरी तरफ ऐड होंगी। ठीक है, तो इस तरह आप लेटेस्ट एनर्जी निकाल लोगे। यही यही एमसीक्यू दिया गया है, ये जो मैंने आपको डाटा दिया है तो ये डाटा आपको गिवन है, ये 2017 में आया हुआ है ये पास्ट पेपर में। तो कहता है लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करो, तो इन सब को ऐड करो और इधर ला के माइनस कर दो, तो ये वही -787 आता है किलो जॉल्स पर मोल। इसी तरह पूछ लेते हैं कि बॉर्न हैबर्ट साइकिल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कम है लेटेस्ट एनर्जी से। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में तो हमने डायरेक्ट बना दिया ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कम होती है लेटेस्ट एनर्जी से। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो होती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो है ये इंथैल्पी ये कम होती है, क्यों? क्योंकि ये आइंस की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जब वो आइंस की फॉर्म में होंगे तो जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है फॉर्मेशन से। जी, क्लोज्ड पाथ में एंथैल्पी सम जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्लोज्ड पाथ में एंथैल्पी सम ज़ीरो होता है। जी बच्चों, अजान हो रही है। चलो फिर हम 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, तो आप लोग वज़ू कर लो और नमाज़ पढ़ लो, और मिलते हैं नमाज की ब्रेक के बाद। 10 मिनट्स की ब्रेक है जी, 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं, नमाज की ब्रेक है। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 787 ज्यादा है 411 से। 787 ज्यादा है 411 से। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस को बीच में आपने कंफ्यूज नहीं करना। जी, लेटेस्ट एनर्जी अगर हम आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो नेगेटिव होगी, और अगर हम आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव होगी। बेटा -787 ज्यादा है। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो 787 और 411 में 787 ज्यादा है।
जी मिलते हैं नमाज की ब्रेक के बाद, 10 मिनट्स की ब्रेक है।
जी बच्चों। जी, सबने पढ़ ली होगी नमाज। तो हर सब्जेक्ट को आप लोग डेली रिवाइज करते हो ना? तो डेली जो है आप हर सब्जेक्ट को रिवाइज किया करो। किसी एक सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते रहते हैं तो वो एक सब्जेक्ट तो बेहतर हो जाता है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं फिर उसमें मसला हो जाता है। जी, टीचर्स की दुआएं हमेशा साथ ही होती हैं बच्चों के, पेरेंट्स की भी दुआ होती हैं। अच्छा, आप लोग ना अपना प्राइम टाइम जो है ना उसको डिस्कवर करो। आप लोगों का प्राइम टाइम क्या है? हर बच्चे का अपना एक प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम वो होता है जिस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं उनको रात को ज़्यादा अच्छा, वो रात को ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन के टाइम ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं। तो मैं अपनी अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे रात को बड़ा अच्छा याद होता था। तो आप लोग अपने प्राइम टाइम में जो है ना मैक्सिमम एक्टिविटी जो है अचीव किया करो। पूरा ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पूरा दिन पढ़ोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है, आउटपुट आपकी बहुत अच्छी है। आप अपने प्राइम टाइम में जो है वो अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, और कम टाइम में आप ज़्यादा जो है लर्न कर लोगे। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Branch of chemistry that deals with the interconversion of interconversion of chemical energy and electrical energy। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टडी करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टडी करते हैं।
तो ये प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी से मुराद होता है केमिकल रिएक्शन, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। ये दोनों प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक होते हैं वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई दोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसमें आपने बैटरी सोर्स जो है वो देना होता है, इसमें बैटरी जो है वो प्रेजेंट होती है। जबकि वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि रिएक्शन खुद ब खुद होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसमें बैटरी सोर्स नहीं होती, इसमें हम वोल्टेज वोल्ट मीटर अप्लाई करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चूंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। जबकि गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन खुद ब खुद होता है और उससे उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में उल्ट हो जाता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसकी हम बात करेंगे। इसमें एक कंप्लीट हाफ सेल होता है हमारे पास। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कंप्लीट सेल होता है, वन कंप्लीट सेल, और इसके अंदर टू हाफ सेल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, और वो दोनों हाफ सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों सेल्स को देखें तो इन दोनों सेल्स में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। एक में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है जी ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। जी ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी स्पीशी में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। सेकंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी स्पीशी में से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। थर्ड, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीशी जब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन गया सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन बन गया। अच्छा, यहाँ पर सोडियम पे चार्ज है 0 और यहाँ पर इसका चार्ज हो गया +1, तो इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी ऑक्सीडेशन होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है। तो रिडक्शन क्या होगा जी, रिडक्शन इसका वाइस वर्सा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी स्पीशी में से ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी स्पीशी में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन। हाँ जी, कोई भी स्पीशी जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो रिडक्शन, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
जैसे कि क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्लोराइड आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, तो यहाँ पर इसका चार्ज है ज़ीरो, तो ज़ीरो से इसका चार्ज हो गया -1, तो इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होना। तो ये जो रिएक्शंस है हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में हो रहे हैं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इनके अंदर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी कि एट ए टाइम रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। जी, अब हम रूल्स पढ़ेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि किस पे क्या ऑक्सीडेशन होती है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में होगा, एलिमेंट इन इट्स फ्री फॉर्म, वो हमेशा जो है वो न्यूट्रल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। सोडियम फ्री फॉर्म में है, आयरन फ्री फॉर्म में है, हीलियम फ्री फॉर्म में है, जो भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो। फिर जो भी एलिमेंट हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है वो भी ज़ीरो होती है, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज ज़ीरो होता है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज़ीरो है। Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़ीरो। इस तरह अगर वो दोनों एटम्स डिफरेंट हैं HCl, तो पूरा HCl ज़ीरो है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होता है ना ज़ीरो, वो बेसिकली उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का सम ज़ीरो होता है। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, +1 -1, आंसर ज़ीरो। तो इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, पूरे सल्फ्यूरिक एसिड पे चार्ज ज़ीरो है, तो उसमें आप सल्फर की निकाल सकते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपको पता है, हाइड्रोजन की है, पहले हम लिखेंगे कि 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन का सम ज़ीरो है, इन सब का सम ज़ीरो है। हाइड्रोजन हमेशा +1 होती है सिवाय आयोनिक हाइड्राइड्स के। आयोनिक हाइड्राइड्स में जब जब हाइड्रोजन मिलता है किसके साथ? मेटल्स के साथ, तो उस फॉर्म में हाइड्रोजन -1 होता है। सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इस फेज में जब जब हाइड्रोजन किसके साथ मिला हुआ है? मेटल्स के साथ, तो फिर हाइड्रोजन पे -1 होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन जो है वो +1 होता है। सल्फर की फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन की होती है -2, तो ये हो गया +2। सल्फर की फाइंड आउट करनी है, ये हो गया -8, -8 +2 -6, -6 उधर जाके +6। तो इस तरह हम पूरे मॉलिक्यूल में से किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा, उसमें आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में आपने क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है, तो पोटेशियम +1 है। अब आपको किन किन एलिमेंट्स की याद होनी चाहिए? हाइड्रोजन मैंने बताया कि ये +1 ही होता है, सिर्फ हाइड्राइड्स में, आयोनिक हाइड्राइड्स में ये -1 होगा। हाइड्रोजन वैसे +1 ही होता है, सिर्फ जब ये मेटल के साथ मिला हुआ है तो -1। ऑक्सीजन हमारे पास -2 होती है नॉर्मल ऑक्साइड्स में। ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2 किस में? नॉर्मल ऑक्साइड्स में। ऑक्सीजन -1 होती है पर ऑक्साइड्स में, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसमें -1 है। ऑक्सीजन -1/2 होगी सुपर ऑक्साइड्स में। तो जैसे कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या है? वाटर, वाटर में नॉर्मल ऑक्साइड है तो यहाँ ऑक्सीजन -2 है। पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन -1 है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन -1/2 है। ठीक है, तो ये, और इसके अलावा जो ग्रुप 1 के आपके पास मेटल्स हैं, ग्रुप 1 सबकी वैलेंसी +1 है। सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबीडियम +1। इसी तरह जो आपके पास ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है। इसी तरह आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में हमारे पास आ जाता है ग्रुप 7 के जो हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। ये जो सिर्फ फ्लोरीन है, सिर्फ ये -1 शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं ये
बाकी वैलेंसी भी शो करते हैं, ये +1 भी शो करते हैं, +3 भी, +5 भी, +7 भी। ये तीनों जो हैं -1 के अलावा +3, +5, +7 भी शो करते हैं। सिर्फ फ्लोरीन -1 शो करता है। अच्छा, अगर आपके पास दो दो नॉन मेटल्स हैं आपके साथ, अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो नॉन मेटल्स अटैच्ड हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो ये दोनों नॉन मेटल हैं, तो किसको प्लस कंसिडर करना है, किसको माइनस कंसिडर करना है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपने क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है, तो 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन का सम -2 है। पोटेशियम है जी +1, क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन की -2। तो -2 इंटू 7 ये हो गया +2 और ये हो गया -14। ओ सॉरी, ज़ीरो है, इन दोनों का सम, इन सब का सम ज़ीरो है, मैंने -2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इन सब का सम क्या है? ज़ीरो। जी, -14 +2 -12, -12 उधर जाके हो जाएगा +12, और ये आएगी 2 क्रोमियम की, तो हमने 1 क्रोमियम की निकालनी है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 क्रोमियम की आ गई +6। ठीक है, तो इसमें क्रोमियम की आ गई +6। अच्छा, कुछ ऐसे आइंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रेडिकल्स। तो रेडिकल्स पे जो चार्ज होता है, जैसे कि सल्फेट आयन SO4-2, तो ये -2 सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं है, इन दोनों का सम -2 है। तो इसमें एक सल्फर है, तो ऑक्सीजन है जी -2, -2 इंटू 4 -8, -8 उधर जाके +8, तो 8 - 2 ये आ गया 6, सल्फर 6 आ गया। इसी तरह कार्बोनेट CO3-2, तो ये -2 इन दोनों का सम है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन का सम -2 है, तो आप कार्बन की निकाल सकते हो। इसी तरह नाइट्रेट आइन NO3-1 है, इसमें एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन का सम -1 है, तो इसमें आप नाइट्रोजन की फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनको हम कहते हैं रेडिकल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर यूजली चार्ज्ड। इसी तरह फॉस्फेट आयन PO4-3, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन का सम -3 है, आप इसमें फॉस्फोरस की निकाल सकते हो। जी, क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in OF2 and H2O2 is, ऑप्शंस हैं -2, -1, +2 and -1, -1 and +2, +2 and +1। जी, आपने ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है OF2 में और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। CH4 पॉजिटिव जो है वो मॉलिक्यूलर, वो जो है हमारे पास रेडिकल नहीं है, वो एक मॉलिक्यूलर आइन है। CH4 पॉजिटिव जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन, वो मॉलिक्यूलर आइन है, वो हमने खुद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला है गैस में से। नो नो, OF2 जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 ये नॉर्मल ऑक्साइड है। आपको नजर नहीं आपको नजर आ रहा है ना, फ्लोरीन के साथ जो 2 आया हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है।
ऑक्सीजन के साथ 1 है, इसका मतलब फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन के साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो मैंने आपको बताया था जब दो नॉन मेटल्स आपस में जुड़े हों तो उसको नेगेटिव कंसिडर करना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। जी, OF2 में ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को हम कंसिडर करेंगे -1 और ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे +2। तो ये वैलेंसीज इनकी शिफ्ट होती हैं। तो 2 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। तो OF2 में ऑक्सीजन होगा +2 और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है -1। सो द राइट आंसर इज बीटा। जब आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और वो दोनों नॉन मेटल्स हैं तो आपने देखना है उनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव कंसिडर होगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की हमने कंसिडर की नेगेटिव और फ्लोरीन की होती है -1 और ऑक्सीजन की फिर हम कंसिडर करेंगे +2। जी बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ which element is always negative? किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होती है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और डेल्टा ऑक्सीजन। जी, इनमें से किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होती है? जी, अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है ये वैसे तो -2 होता है, -1 होता है, -1/2 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिल जाए तो ये +2 भी हो जाता है। तो ऑक्सीजन की हमेशा नेगेटिव नहीं है। और ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये मैंने आपको बताया कि ये -1 के साथ साथ +1 भी हैं, +3 भी हैं, +5 भी हैं, +7 भी हैं, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 होता है। आंसर इज अल्फा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस द अदर एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -1 है, तो +1 -1 आंसर 0। तो अगर ये दो हाइड्रोजन एटम है तो ये +2 हो जाएगा, दो ऑक्सीजन एटम है तो ये -2 हो जाएगा, तो +2 -2 0। तो पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, यानी कि खुद उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा और अपनी रिडक्शन कर लेगा, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। reduces the other species and itself gets oxidized.
तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग reaction hydrogen acts as oxidizing agent। जी रिएक्शंस है हमारे पास H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, बीटा है C2H4 प्लस H2 इट गिव्स C2H6, चार्ली ऑप्शन है 2Na प्लस H2 इट गिव्स 2NaH, और डेल्टा ऑप्शन है जी। ये एग्जाम्पल्स जो हैं, हम ये केमिकल रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन के अंदर डिफरेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से हाइड्रोजन जो है वो किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। इनमें से किस में जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जी माशाल्लाह, मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं जी चार्ली, तो इसका राइट आंसर है चार्ली। क्यों? अल्फा ऑप्शन देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन जीरो है और जीरो से चला गया हाइड्रोजन +1 में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है, हाइड्रोजन की रिडक्शन होनी चाहिए थी, ये नहीं है। इसमें हाइड्रोजन +1 है, इसमें भी +1 है, और इसमें हाइड्रोजन जीरो है, जीरो से +1 जाना, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही हाइड्रोजन की, ये भी नहीं है। इसमें हाइड्रोजन जीरो है और इसमें हाइड्रोजन -1 है, तो जीरो से -1 होना ये रिडक्शन है, तो इसमें हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन जीरो है और यहाँ पर +1 है, तो जीरो से +1 इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज चार्ली। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी होती है। जी अब हम रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। तो रिडॉक्स इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं दो मेथड से, एक है जी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो पहला मेथड है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जी रिडॉक्स इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहले है जी हमारे पास इक्वेशन K2Cr2O7 प्लस HCl, it gives KCl and CrCl3 and Cl2 and water। जी ये हमारे पास इक्वेशन है। जी इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहला इसका स्टेप ये होगा कि आपने इन तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। जी पोटेशियम होता है +1, ऑक्सीजन -2, तो इसमें आप क्रोमियम की निकाल लोगे दोनों की मदद से, तो इसमें क्रोमियम आ जाएगा +6।
हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, पोटेशियम +1, क्लोरीन -1। यहाँ पर आपने क्रोमियम की निकालनी है, क्लोरीन -1 है तो क्रोमियम +3 आ जाएगा। यहाँ पर Cl2 जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यहाँ पे ये 0 है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, तो हमने इजी मेथड से ही समझना है। सबसे पहले आपने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेनी है, हर एलिमेंट की। हर एलिमेंट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। अब आप आइडेंटिफाई करो किन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो क्रोमियम +6 से +3 पे चला गया और क्लोरीन -1 से 0 पे चला गया। तो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने देखना है किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन हो रही है, क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है। और क्लोरीन जो है वो -1 से, क्लोरीन -1 से 0 पे गया है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हुई है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनके दरमियान एरो लगा लिया जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी, और आपने लिख दिया किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। अब आपने उस एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर लेना है जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हुई है और कांस्टेंट भी रही है। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हुई है और कांस्टेंट भी रही है? जी, वो एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो -1 से 0 में भी गया है और -1 से -1 में भी रहा है। क्लोरीन वो एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हुई है और कांस्टेंट भी रही है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो इस केस में आपने उस रिएक्टेंट को एक दफ़ा और लिख देना है। तो आप HCl जो है वो एक दफ़ा और लिख दोगे रिएक्टेंट साइड पर। तो क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हुई है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी रही है प्रोडक्ट साइड पे। तो आपने फिर उस रिएक्टेंट को एक दफ़ा और लिख देना है रिएक्टेंट साइड पर। लो भाई, अब आपने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो यहां पर हमारे पास क्रोमियम कितने हैं? यहां पर हमारे पास क्रोमियम है 2 और यहां पर हमारे पास क्रोमियम कितने हैं 1। तो यहां पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्लोरीन कितना है? यहां पर हमारे पास क्लोरीन है 1 और यहां पर क्लोरीन के कितने एटम है 2। तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने उन एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। अब आपने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बैलेंस करना है। अब आपने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बैलेंस करना है। तो आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं जी। क्रोमियम +6 से +3 पे गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है? 3 इलेक्ट्रॉन का। और अगर 2 क्रोमियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो गेन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स का। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, लूज कितने हो रहे हैं? अच्छा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से गई है 0 पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 2 क्लोराइड आयन, यहां पे हमारे पास 2 क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो लॉस आ रहा है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बैलेंस होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन क्या होने चाहिए? बैलेंस। तो गेन हो रहा था 6 इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिएक्टेंट साइड पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 HCl हो जाएगा। और इसी तरह इस क्लोरीन को बैलेंस हम यहां पे भी करेंगे। यहां पर कितने क्लोरीन है? 6 क्लोरीन है। और यहां पर ये कितने क्लोरीन है? 2। तो इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3Cl2। तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन अगर बैलेंस नहीं है तो उसको आपने बैलेंस करना है किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके।
लो भाई, अब आप, ये हमारे पास वो एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। क्रोमियम यहाँ दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, क्लोरीन यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। अब आपने उन क्लोरीन एटम्स को बैलेंस कर लेना है, अब आपने उन क्लोरीन एटम्स को बैलेंस कर लेना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। और वो कौन से थे हमारे पास, ये वाले। हाँ जी, ये वाला वो क्लोरीन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई थी। तो ये कितने हैं, पहले हम पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। यहां पर हमारे पास पोटेशियम 2 है, यहां पर पोटेशियम 1 है, तो यहां पर 2 लगा दिया। तो अब हमारे पास ये क्लोरीन कितने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई थी, 2 ये क्लोरीन है, और 3 2 जार 6, 6 ये हैं, 6 और 2 8 क्लोरीन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमने ये HCl ऐड किया था, तो इस इधर हम 8 लगा देंगे। तो इस तरह ये वो क्लोरीन भी बैलेंस हो गए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। अब आप इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 14 हाइड्रोजन। इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जार 14। ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 7 है और इधर इधर भी ऑक्सीजन 7 है। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिख लोगे तो हमारे पास K2Cr2O7 आ गया, और 6 HCl और 8 HCl ये हो गए 14 HCl। इट गिव्स 2 KCl and 2 CrCl3 and 3 Cl2 and 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें बेसिकली वो पूछ लेता है कि हम किस साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो हम ऐड करें। तो बेसिकली अभी हम पहले समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो हम एसिडिक मीडियम में उसको बैलेंस करते हैं या हम बेसिक मीडियम में उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, जो शुरू के स्टेप्स है ना वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों के लिए सेम है। जो शुरू के दो स्टेप्स हैं वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों के लिए सेम है, फिर आगे जाके चेंज आता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। जी, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से बैलेंस करना है। जी, इसमें हमारे पास जो स्पीशी है वो आयनिक फॉर्म में होगी, इसलिए हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो है वो बैलेंस करते हैं। क्लोराइड आयन प्लस मैंगनेट आयन, इट गिव्स Cl2 एंड Mn+2। तो इसमें आप देख लो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो क्लोरीन इसमें -1 से 0 पे जा रहा है, तो -1 से 0 पे जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन हुई है। और यहां पर आप मैंगनीज की निकालो, इन सब का सम -1 है, तो एक मैंगनीज 4 ऑक्सीजन का सम -1 है। तो मैंगनीज की आपने निकालनी है, ऑक्सीजन है -2, -2 इंटू 4 ये हो गया -8, -8 उधर जाके हो जाएगा +8, और 8 में से 1 निकाल दिए तो 7। इसमें मैंगनीज है +7, तो मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, ये हो रही है रिडक्शन। तो आपने इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिख लेना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिख लेना है। तो इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो है क्लोरीन वाला, जी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, Cl नेगेटिव चेंज हो रहा है Cl2 में, Cl नेगेटिव चेंज हो रहा है Cl2 में। और हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है,
जी हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है कि MnO4 -1 चेंज हो रहा है Mn+2 में। MnO4 -1 चेंज हो रहा है Mn+2 में। अच्छा पहले आप इन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लोगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। इधर हमारे पास क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, क्लोराइड आयन 1 है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर मैंगनीज 1 है, इधर मैंगनीज 1 है, ये पहले से ही बैलेंस है। अब आप इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन लिखोगे तो क्लोराइड आयन यहाँ पे -1 है और यहाँ पर 0 है, तो -1 और 0 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। एक इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। तो अगर दो क्लोराइड आयन होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आप राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो आप राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे। एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ था? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, तो +7 और +2 का कितना डिफरेंस है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब गेन करना है तो फिर आपने रिएक्टेंट साइड पे लिखना है। 5 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे गेन हो रहे हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Mn+2 में चेंज हो रहा है। तो यहां तक क्लियर है आपको कि आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देना है, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देना है। उसके बाद आपने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिख लेना है? इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन जो है ना वो लिख देने हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे 2 और गेन हो रहे हैं 5। अब आपने ऑक्सीजन को, तो यहां तक एसिडिक और बेसिक मीडियम सेम है। यहां तक एसिडिक और बेसिक मीडियम सेम है। तो अब हम एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करेंगे। तो अब अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फिर क्या होगा? अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस है। ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, यहां पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल दूसरी तरफ ऐड करेंगे। तो इधर 4 ऑक्सीजन थे, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं था, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। और अब वाटर ऐड करने से क्या हुआ? वाटर ऐड करने से यहां पर हाइड्रोजन आयंस आ गए। कितने हाइड्रोजन आ गए? 8। तो अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दोगे। और कितने हाइड्रोजन थे? 8। तो दूसरी तरफ आप 8 हाइड्रोजन आयन ऐड कर दोगे। तो एसिडिक मीडियम के लिए आपने क्या करना है? एसिडिक मीडियम में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ वाटर ऐड करोगे और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन आयन ऐड करोगे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बैलेंस करेंगे। अब हम किसको बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। अच्छा जी, लॉस कितने हो रहे हैं? 2। गेन कितने हो रहे हैं? 5। तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और दूसरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 10 क्लोराइड आयन 5Cl2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा 10 क्लोराइड आयन, इट गिव्स 5Cl2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। जी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 8 हाइड्रोजन आयन 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 16 हाइड्रोजन आयन। और 5 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई होके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्लस MnO4 -1 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 -1। फिर आगे हमारे पास
Mn+2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2Mn+2। और फिर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कितने थे, 4 थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो सेम स्पीशीज हैं वो कट जाएंगी। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से कट गए, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 16 हाइड्रोजन आयन रिएक्टेंट साइड पर, 10 क्लोराइड आयन, 2MnO4-1, it gives 5Cl2, 2Mn+2 एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। बहुत सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग लिख लिया, आपने देख लिया किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और फिर आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग लिख लिया। सबसे पहले फिर आपने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन 2 था, यहाँ पे क्लोरीन 1 था, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंगनीज जो है ये बैलेंस था। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन लिख लेने हैं। एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। इस तरह मैंगनीज +7 से +2 में गया है तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। अब आपने एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम दूसरी तरफ वाटर ऐड करेंगे, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बैलेंस कर लिए, कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से कट गए, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब अगर हम इसी को बेसिक मीडियम में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं। 2 क्लोराइड आयन है, Cl2 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है जी, 5 इलेक्ट्रॉन है, और MnO4-1 है, और Mn+2 है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसको बेसिक मीडियम में करने लगे हैं। ठीक है, MnO4 5 इलेक्ट्रॉन और Mn+2। अब हम इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने लगे हैं। लो भाई, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने वाटर ऐड किया था, और जितने ऑक्सीजन थे उतने ही वाटर ऐड किया। पर बेसिक मीडियम में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करोगे, और जितने ऑक्सीजन है उसका डबल हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है आपने। तो 4 ऑक्सीजन थे तो उसका डबल हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है। और चूंकि यहां पर अब हाइड्रोजन आ गए हैं, तो अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ आप वाटर ऐड करोगे, और जितने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किए हैं उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है आपने दूसरी तरफ। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं, और जितनी ऑक्सीजन है उसका डबल हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं। और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ जितना हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किया है उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ठीक है, तो अब आप इसको भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन को बैलेंस करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन आ जाएंगे हमारे पास, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 क्लोराइड आयन, इट गिव्स 5Cl2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये हमारे पास हो जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2MnO4-1, it gives 2Mn+2 एंड 16 हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो 10 इलेक्ट्रॉन से कट गए, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 8 वाटर, 10 क्लोराइड आयन, it gives 2MnO4-1 and 2Mn+2 एंड 16 हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये है जी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिडॉक्स रिएक्शन इज
MnO2 plus 4 hydrogen ion, it gives Mn plus 2 and 2 water. जी, रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करेंगे? अल्फा ऑप्शन है 2 electrons are added on left hand side, बीटा ऑप्शन है 4 electrons are added on left hand side, चार्ली ऑप्शन है 2 electrons are added on right hand side, और डेल्टा ऑप्शन है 4 electrons are added on right hand side. अच्छा, इसमें हमने 5Cl2 नहीं लिखा, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पे 5Cl2 भी था, तो ये 5Cl2 भी आ जाएगा। जी, गलती से मिस्टेक हो गई है जी। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन राइट हैंड साइड। जी, तो ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन राइट हैंड साइड, 4 electrons are added on right hand side. जी, तो यहाँ पर आपके पास मैंगनीज जो है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज +4 है और यहाँ मैंगनीज +2 है। तो +4 से +2 दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो द राइट आंसर इज अल्फा। अच्छा जी, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस there is a transfer of 2 electrons? बेटा ये +4 से +2 में गया है जी। वो मैंने बता दिया है कि उसमें 5Cl2 आएगा, वो मैंने नहीं लिखा था, वो उसमें 5Cl2 आएगा जी। तो इसमें ये +4 से +2 में गया है, तो क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है ना। +4 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन जब होते हैं तो फिर वो रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे क्योंकि वो गेन हो रहे हैं। जब हम गेन करते हैं, जब जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिएक्टेंट साइड पर आएगा। तो +4 से +2 जा रहा है तो वो गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से मुराद है कि वो रिएक्टेंट साइड पर आएगा इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो जो गेन होता है वो लेफ्ट साइड पर आता है, वो रिएक्टेंट साइड पर आता है। जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स?
MnO4 minus 2, it gives MnO2. बीटा ऑप्शन है MnO4 minus 1, it gives Mn plus 2. चार्ली ऑप्शन है CrO4 minus 2, चेंज हो रहा है Cr plus 3 में. और डेल्टा ऑप्शन है Cr2O7 minus 2, चेंज हो रहा है 2Cr plus 3 में. जी, इनमें से किस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? इनमें से किस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? जी, यहां पर मैंगनीज की आप वैलेंसी निकालो. मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीजन की -2 × 4 -8 उधर जाके +8, 8 में से 2 निकाल दिए तो 6 आ गया. तो इधर मैंगनीज +6 है और इधर मैंगनीज +4 है. तो +6 और +4 ये 2 का डिफरेंस है. यही आंसर है. जबकि यहाँ पर मैंगनीज +7 है, यहाँ मैंगनीज +2 है, तो ये 5 का डिफरेंस है. यहाँ क्रोमियम इधर जो है हमारे पास +6 है और यहाँ क्रोमियम +3, इधर 3 का डिफरेंस है. यहाँ क्रोमियम +6 है, यहाँ क्रोमियम +3 है, इधर भी 3 का डिफरेंस है. तो कहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है? अल्फा ऑप्शन में. जी बच्चों, तो ये था जी बैलेंसिंग. और आज के लिए इतना ही. कल हम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कल हम इसको डिस्कस करेंगे और कल ये यूनिट कंप्लीट होगा. ठीक है, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है. ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, शी, इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशंस क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या एप्लीकेशंस हैं. तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं. ट्रांसफर का मतलब है कि बस 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है. मतलब गेन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है. जी बच्चों, माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी कैपेबिलिटी है कि माशाल्लाह 12-13 दिनों में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है. तो ये तो आप लोगों का भी स्टेमिना है. आप लोगों का भी स्टेमिना है कि आप लोग बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, बड़ी मुश्किल से के साथ जो है ना ये लेक्चर सुनते हो आप लोग. तो ये आप लोगों की भी कैपेबिलिटी है कि इतनी जल्दी जो है ये सिलेबस कवर हो रहा है. लेकिन आपने भी साथ साथ जो है ना इसको पढ़ना है. जब तक आप भी इसको साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो बाद में ये भूल जाता है. तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल. अल्लाह हाफिज़.